नमस्कार दोस्तों। मुख्य परीक्षा सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ये थर्ड पेपर में सीधा सीधा लिखा हुआ है। थर्ड पेपर का जो सिलेबस है उसमें यह टॉपिक सीधे सीधे लिखा हुआ है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है ये, इसको समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। सामान्य भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए किसी जगह पे। उससे पहले आप आकलन करिए कि अगर इंडस्ट्री लग गई और यहाँ पे ये काम होगा, ये काम होगा, इतने बड़े स्केल पर होगा, तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सीधा सिंपल, इसे कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अब देख लेते हैं फिलहाल इसका मतलब क्या है। मतलब तो बता ही दिया, यहाँ जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि पर्यावरणीय पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण से संबंधित निर्णय ले रहे हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है जिसमें जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं उनके संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं कि पर्यावरणीय निर्णय लेना है और उसमें कोई प्रस्तावित परियोजना है, उसका संभावित परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यह किसी प्रस्तावित विकास परियोजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है। ध्यान से समझिएगा कि आगे क्या समस्या हो सकती है, इसका आकलन करता है और योजना के निर्माण और प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी परियोजना को हमने लगाया, मतलब अभी सोचा कि इसको लगाया जाना चाहिए और जब अध्ययन किया तो पता चला कि इससे तो नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि छोड़ो, नहीं नहीं अब नहीं करते हैं। उससे हम ये भी जानते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से तरीके अपनाएं कि नुकसान कम से कम हो। तो इससे हमें उपाय भी पता चल जाते हैं। समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं पे खनन करने जा रहे थे, कहीं कोयला मिला है, वहाँ खनन करने जा रहे थे। तो दिख रहा है कि इतने बड़े स्केल पे खनन होगा तो वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, आदिवासियों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसी समस्या को जब हम देखेंगे तो उपाय भी तो आएंगे कि इनको हटाना पड़ेगा तो कहाँ करें, अगर वहाँ के वन का विनाश हो रहा है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए, तो उपाय भी पता चलता है। और देखिए, इसी के आधार पर सरकार क्या करती है, जब ये पूरा हो जाता है तो सरकार सोचती है कि मंजूरी दिया जाए कि नहीं दिया जाए, निर्णय करती है। समझे। जब पूरा आकलन हम कर लेते हैं तब सरकार देखती है कि हाँ ये इसके प्रभाव हो सकते हैं, तो फिर सोचते हैं अच्छा इसको मंजूरी दे देते हैं, या फिर रहने दो, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ज़्यादा नुकसान करेगा तो नहीं देते हैं। ये चीज़ है, एक फैक्ट है जिसको आप देख लें। जो अधिनियम बना था 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत भारत सरकार ने 1994 में क्या किया था, पहला पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंड बनाया था। उनकी अधिसूचना जारी की थी 1994 में। बाद में 2006 में आया, संशोधन हुआ। उसके बाद से अभी 2020 में एक नया ड्राफ्ट आया था जिस पे काफ़ी विवाद हुआ था और काफ़ी चिंताएं प्रकट की गई थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, काम आएगा। अब हम बात करें कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है। वैसे अंदाज़ा आपको लग चुका होगा कि बड़े फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन फिर भी आंसर लिखना है ना, तो हम देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, पहली चीज़, इससे पर्यावरण संरक्षित होगा। आप आंख बंद करके कहीं भी इंडस्ट्री लगा दें, कहीं भी खनन शुरू कर दें, कहीं भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दें, तो कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी इतना ध्यान दे रहे हैं तब भी ये हालत है। पूरी दुनिया त्रस्त है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, अभी इतना ध्यान दिया जा रहा है तब, और वैसे सब छोड़ दें, आकलन ही ना करें, तब तो और कुछ नहीं बचेगा। तो आकलन करने से, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने से पर्यावरण का संरक्षण होता है। और जब पर्यावरण का संरक्षण होता है तो जैव विविधता का भी संरक्षण होता है। कहीं पे टाइगर पाए जाते हैं, कहीं पे हाथी पाई जाती है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हम करें,
कि उनकी उस प्रजाति को नुकसान होने लगे तो दिक्कत है। लेकिन जब हम आकलन कर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये काम करेंगे तो समस्या होगी, तो हम वहाँ पे सावधान हो सकते हैं, जैव विविधता को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय, देखिए स्थानीय संस्कृति जो है, आज भी हमारे यहाँ लगभग 8% लोग जो है, हमारी जनसंख्या का 8% लोग आदिवासी तरह से जीवन बिता रहे हैं, स्थानीय तरीके से जंगलों में रहते हैं। तो उनकी संस्कृति का संरक्षण होगा और पर्यावरण संवर्धन में उनकी भागीदारी भी होगी। देखिए बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो खुद से उन्होंने ऐसे ऐसे इतने सुंदर इतने खूबसूरत नियम बनाए हैं कि वो पर्यावरण का संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, पूजा करते हैं पेड़ पौधों की। हम भी करते हैं, हमारे यहाँ भी मतलब जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो उनका संरक्षण होगा, पर्यावरण संवर्धन में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आएगी। देखिए यह स्वतंत्र टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे अलग से इसी सीरीज़ में। वन्य जीव संघर्ष का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि ये है वन का क्षेत्र, यहाँ वन है, यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, हाथी रहते हैं, टाइगर जो भी है, और ये जो है इंसानों का क्षेत्र है। इंसानों ने क्या किया, पहले तो अपना घर और करीब कर लिया और करीब कर लिया, अब जंगल में घुस गए। इसके अलावा ये बेचारे इधर थोड़े भाग के चले आए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंडस्ट्री लगा दी बिना सोचे समझे, और यहाँ पे हमने खनन शुरू कर दिया। अब क्या होगा, ये जो जानवर हैं वो जाएंगे कहाँ? या तो शिकार करके मार दिया तो बात ही ख़त्म है, वो तो फिर अति कर दिया आपने। लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन ना हो और मतलब इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि चलो बचते बचते छोड़ ही देते हैं, नहीं तो हम जेल में चले जाएंगे, तो ये जाएंगे कहाँ? जिंदा तो हैं, खाना तो है, अब उसके लिए मानव बस्ती की तरफ आएंगे, और जब मानव बस्ती की तरफ आएंगे तो या तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, या तो लोगों के बच्चों को शेर वो बाघ उठा ले जाते हैं, हाथियां आती हैं वो भी कई लोगों की जान ले लेती हैं, ट्रेन से कट कर कितने जीव जंतु मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें मानव वन्यजीव संघर्ष का उदाहरण है। ये बढ़ेगा, अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं करते हैं तो ये बढ़ेगा, और अगर करते हैं तो इसमें कमी आएगी। समझ गए? इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य हमने 2015 से 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य रखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक कर लेंगे, सतत विकास होगा। उसमें बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसमें भी तो योगदान मिलेगा, उसमें भी बेहतरी आएगी, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त करेंगे। ये सारे महत्व हैं अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करते हैं तो उसके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो 2020 का मसौदा अभी आया था, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि 2020 का जो मसौदा है उसमें क्या बातें थी, क्या कहा गया है इसमें। ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया, पहले क्या था कि जो राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं थीं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी परियोजना बन रही है जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो उसको स्ट्रेटजिक कहा जाता था, रणनीति कहा जाता था। और रणनीतिक कहलाने की वजह से, उस कैटेगरी में आने की वजह से इन नियमों का पालन कम करना पड़ता था। क्योंकि देखिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के नियम हैं बाकायदे, उसमें ये कहा गया है कि आप जो है किस किस मापदंड का पालन करेंगे, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उसमें आप विस्थापन होगा तो क्या करेंगे, प्रदूषण का लेवल इससे ज़्यादा होगा तो आपको मंजूरी नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जब हम रणनीतिक कह देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कुछ ढील मिल जाती है, मतलब ज़्यादा चीज़ों की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले तो बस दो ही कैटेगरी में ज़्यादातर राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें थी उनके लिए। अब क्या है, सरकार ने कह दिया कि ऐसा है, अन्य परियोजनाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अब अन्य का क्या मतलब है, जो मूड में आए उसको कह दें स्ट्रेटजिक है, दिक्कत हो जाएगी ना। फिलहाल अभी हम समस्या पे बात करेंगे, ये पॉइंट रिपीट होगा आगे समस्या में। फिलहाल ये कहा गया कि अन्य भी जो है परियोजनाएं वो स्ट्रेटजिक हो सकती हैं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ये क्या होता है? कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लग चुकी हैं,
जंगल के क्षेत्र में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जगहों पर लग गया। लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं ली थी, मंजूरी नहीं ली थी। अब क्या होगा, जब पता चलेगा कि आपने मंजूरी नहीं ली है तो हो सकता है कि फ़ाइन भी लग जाए, हो सकता है कि परियोजना को बंद कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसा है, अगर आपने बिना मंजूरी लिए लगा ही दिया है, कोई बात नहीं, फिर से आपको मौका देते हैं, आइए मंजूरी ले लीजिए। ये कौन सी बात होती है। कुछ ऐसी कंपनियां थीं जो लग चुकी थीं और उन्होंने क्लियरेंस लिया था अच्छे से, लेकिन बाद में नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, उन पर भी फाइन लग सकता था, उन्हें भी बंद किया जा सकता था। अब उनको भी मौका मिलेगा, कोई बात नहीं, आओ क्लियरेंस देते हैं। ये समस्या है। एक और चीज़, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कहा गया था कि जो जो परियोजनाएं इनका उल्लंघन करेगी उन्हें मंजूरी नहीं दिया जाएगा। देखिए, दो बातें, एक होता है कि जो नियम हमने बनाए हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के नियम, उनका उल्लंघन, और एक है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन। इनका उल्लंघन करने वाली परियोजनाएं जो हैं उनको मंजूरी नहीं मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि इनको भी आवेदन करने का अधिकार है, ये भी आवेदन कर सकती है। ये दिक्कत की बात है। ये वो चीज़ें हैं, देखिए इतना 3 पॉइंट का नहीं था, बहुत बड़ा ड्राफ्ट था, उसमें जो काम की चीज़ें हैं आपके मेंस के लिए वो यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या करें अब, ये तो हो गया। अब इसकी समस्या देखते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो अभी नहीं लिखा गया था यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जनता से सुझाव लेना होता है। यहाँ मैं आंकड़े इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि 28 दिन कर दिया गया, 30 दिन कर दिया गया, उसमें सरकार संशोधन कर सकती है, इसलिए नहीं लिखा गया। लेकिन पहले होता था कि जनता से सुझाव लेने के लिए एक सीमा तय की जाती थी कि जहाँ पे आप परियोजना लगाने जा रहे हैं वहाँ की जनता से एक बार पूछ तो लीजिए कि भाई यहाँ पे हम ये काम करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। वो लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर सुझाव देंगे, बेहतर बताएंगे। तो उसके लिए एक टाइम होता था, समय सीमा होती थी, उसे कम कर दिया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो लोगों का अधिकार था, समझ रहे हैं, उनकी भूमिका जो है वो कम कर दी गई, अधिकार को छीन लिया गया। इसमें उतना ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया। पहले वो जो वन कानून बने हैं 2006 वाले, उसके तहत भी और भी इस नियम के तहत भी अधिकार मिले हुए थे, तो उनकी भूमिका को कम करें। जैसे एक एग्जांपल तो यही है कि जनता सुझाव नहीं दे पाएगी ज़्यादा समय तक। उसके अलावा रणनीतिक शब्द हमने डिस्कस कर लिए कि बाकियों को भी कह दिया कि स्ट्रेटजिक है। इसके अलावा ये चिंता की बात है कि एक सूची, लंबी सी सूची बनाई गई है जिसको मतलब बाहर रखा गया है इस बात से कि जनता इस बारे में विचार विमर्श नहीं करेगी। ये लगेगा इस बारे में अपनी राय अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए। ये दिक्कत की बात है। क्यों नहीं भाई, अगर उसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, तो जनता को इसमें भागीदार क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, उनका विचार क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। ये समस्या है, चिंता की बात है। एक और चीज़ है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी वाले क्षेत्र को बॉर्डर क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये भारत है, फिलहाल इधर तो इधर इधर आते हैं, ये भारत का, ये म्यांमार है, ये भारत का हिस्सा है। अब इस सीमा से इधर आइए 100 किलोमीटर इधर, अब इसको ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर क्षेत्र होगा, और बॉर्डर क्षेत्र में इस नियम को हम अपने हिसाब से लागू करेंगे। समझ रहे हैं। तो जब यहाँ पे अपने हिसाब से लागू करेंगे तो यहाँ की जैव विविधता, यहाँ पे जो मानव जो निवास करते हैं उनको, उनसे संबंधित चीज़ें, चिंताओं को कौन उठाएगा। सरकार तो अपने हिसाब से तय करेगी। और ध्यान से देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पे तो नहीं बना पाऊँगा, चलिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय, ऊपर भूटान है, इधर कहीं पे इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर से आप 100 किलोमीटर अंदर आएंगे तो काफ़ी हिस्सा कवर हो जाएगा, और उस पर आप खुद निर्णय लेंगे। और ये वैसा क्षेत्र है जहाँ पे पर्यावरण की मतलब जैव विविधता से लेकर के कई सारी चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। तो ये एक चिंता की बात है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मतलब चिंताएं अगर पूछी जाएं तो आप बता सकते हैं। ये कुल मिलाकर के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पे हमने बात कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है इसे प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। सिंपल सा प्रश्न है
कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है और इसके महत्व को बताते हुए इस संदर्भ में वर्तमान चिंताओं को उजागर कीजिए। ज़्यादा नहीं माफ़ी चाहूँगा। वर्तमान चिंताओं को, ये ज़्यादा चिंता ज़्यादा थोड़ी करनी है, चिंताओं को उजागर कीजिए, ठीक है। कमाल है टाइपिंग में। हाँ, तो चिंताओं को उजागर करना है। फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, इसके महत्व को बताते हुए इस संदर्भ में वर्तमान चिंताओं को उजागर कीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, आगे मिलते हैं। नमस्कार।